हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये यूएनओ काम क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसको इस्टेब्लिश कैसे किया गया था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, न्यूमेरस क्वेश्चंस इसके बारे में है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कैसे किया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को 24 अक्टूबर एंड 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो लेकिन अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक दिन में हो गई थी? नहीं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया चली थी। जैसे हमने अभी बात करी कि यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रोसेस था वो प्रोसेस 12 जून 1941 से शुरू हुआ था। 12 जून एंड 1941। तो अभी हम लोग इसे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में कितने मीटिंग्स हुए थे और कौन कौन से प्रोसेस हुए थे, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग देखें या फिर बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमें ये पता लगता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे न्यूमरस कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेरेशंस एंड मीटिंग्स हुई थी। बहुत सारे वाद विवाद हुए थे जो वर्ल्ड के बड़े जो लीडर्स थे, उनके बीच में बहुत बार मीटिंग्स हुई थी, वाद विवाद चला था, तब जाकर के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जा सका। अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में सर्टनली बहुत सारे डिबेट्स चलेंगे। कभी कोई कंट्री कहेगा नहीं मेरी बात रखनी चाहिए, कभी कोई कंट्री कहेगा कि मेरी बात रखनी चाहिए। तो इस तरह से कई एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए यूएनओ को इस्टेब्लिश करने में। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाने कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी, क्यों? तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट हम कह सकते हैं कि यूएनओ से पहले हमारे पास एक और संस्था थी विश्व स्तर की, वर्ल्ड लेवल की, जो कि लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था। लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस जो था वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाया, और चूंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, इसलिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो अब उस विश्व युद्ध को रोकने की बात थी, क्योंकि इस दूसरे विश्व युद्ध ने पूरे विश्व में बहुत तबाही मचा दी थी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से ओकेजन्स हुए थे, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हुई थी जिसके वजह से हमारा यूएनओ जो है वो इस्टेब्लिश हो पाया। तो उन वेरियस एंड न्यूमरस इवेंट्स में से जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो है, सबसे पहला हमारा द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस, मैं कहूँगी कि सेंट जेम्स पैलेस बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था वो, क्योंकि ये इवेंट जो था वो हेल्ड हुआ था 12 जून 1941 को, सॉरी। और ये इवेंट हुआ था, ये मीटिंग हुई थी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस नाम की एक बिल्डिंग थी, उस
पैलेस में ये मीटिंग हुई, इसलिए इसका नाम था सेंट जेम्स पैलेस। डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। इस सेंट जेम्स पैलेस के डिक्लेरेशन में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड बेल्जियम, फ्रांस। बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उस समय ये डिक्लेयर किया था, दे एक्सप्रेस देयर डिजायर टू एस्टैब्लिश पीस। दैट मीन्स कि अब इस विश्व युद्ध को रोकना होगा। उन लोगों ने सबसे पहले ये डिजायर एक्सप्रेस किया था, और ये अपना डिजायर कब एक्सप्रेस किया था उन लोगों ने? 12 जून 1941 को। दैट्स वाई इसे कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। तो यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट में ये इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें विश्व के सबसे बड़े नेता जो थे, उन लोगों ने अपना डिजायर एक्सप्रेस किया कि एक ऐसी संस्था को स्थापित करना पड़ेगा, दैट मीन्स की इस विश्व युद्ध को रोकना पड़ेगा और विश्व में शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था, दैट्स वाई इस मीटिंग का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ वो था अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में हुआ था, और इस अटलांटिक ओशन में जो मीटिंग हुई थी, बड़े मजे की बात है कि एक शिप में ये मीटिंग हुई थी, और इस शिप में सिर्फ 2 राजनेताओं ने भाग लिया था, जो कि विंस्टन चर्चिल थे और रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट फ्रॉम अमेरिका एंड विंस्टन चर्चिल फ्रॉम इंग्लैंड। इन दोनों ने मीटिंग करी कि एग्जैक्टली दैट मीन्स कि कह सकते हैं कि इस अटलांटिक ओशन में जो मीटिंग हुई थी एक शिप में, और इन 2 बड़े जो विश्व नेता जो थे, इन लोगों ने ये बिल्कुल ही डिक्लेयर किया, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव व्यू अपना रखा कि नहीं, अब विश्व शांति चाहिए, अब इस विश्व युद्ध को रोकना होगा। लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि भाई इंग्लैंड की क्या स्थिति है और अमेरिका की क्या स्थिति है, हम सभी जानते हैं। तो अब इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें तो ये हर तरह से शुरू से ही बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्रीज रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि बड़े राष्ट्र और छोटे राष्ट्र, दैट मीन्स कि एक अमीर राज्य और एक गरीब राज्य, तो ये दोनों जो कंट्रीज थी अमीर राज्य थे और बड़ी कंट्रीज थी। तो उस समय इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें एक ऐसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं या विश्व में शांति की स्थापना करनी है, तो विश्व में शांति की स्थापना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम इक्वालिटी ऑफ नेशन के प्रिंसिपल को ना अपनाएं। दैट मीन्स कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों को हम जब तक इक्वालिटी नहीं देंगे, इक्वल नहीं मानेंगे, तब तक हम विश्व में ऐसी शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अटलांटिक चार्टर हुआ था और ये चार्टर था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्टैब्लिशमेंट में, हमें इस पर ध्यान देना होगा, द अटलांटिक चार्टर। इसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ वो हुआ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। ध्यान से देखेंगे, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन हुआ था 1 जनवरी 1942 को। अगर हम इस डिक्लेरेशन की बात करें या इस मीटिंग की बात करें, तो 1 जनवरी 1942 ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मीटिंग में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन परमानेंट मेंबर्स में से सिर्फ फ्रांस को छोड़ करके बाकी चारों परमानेंट मेंबर्स प्लस 20 अदर स्टेट्स ने इसे डिक्लेयर कर दिया था और एक अग्रीमेंट किया था, एक चार्टर को सिग्निफाई किया था, एक डिक्लेरेशन किया था कि एग्जैक्टली हमें यूनाइटेड हो करके
विश्व स्तर पर हमें यूनाइटेड होकर के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना होगा। हम इस विश्व युद्ध को तभी रोक सकते हैं जब हम यूनाइटेड होकर के खड़े होंगे। तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसमें फ्रांस के अलावे बाकी 4 जो परमानेंट मेंबर हमारे यूएनओ के हैं, वो 4 मेंबर्स, दैट मीन्स कि वो कौन कौन से हैं? चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका एंड रसिया, एक्सेप्ट फ्रांस। इन 4 स्टेट्स प्लस 20 अदर स्टेट्स ने उस समय इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और ये अपना डिजायर और अपना एक्सप्रेशन दिया कि जब तक हम यूनाइटेड होकर के खड़े नहीं होंगे तब तक हम विश्व युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। और ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसी समय 1 जनवरी 1942 को ही सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस वर्ड को यूज किया गया था। यूनाइटेड नेशंस वर्ड, जो कि हमारा आज हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ यूनाइटेड नेशंस वर्ड तक को यूज किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को नहीं यूज किया गया था। यहाँ सिर्फ एक डिक्लेरेशन हुआ था कि हम यूनाइटेड नेशंस, हम सभी राष्ट्र यूनाइटेड होकर के ही विश्व को शांति प्रदान कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यूनाइटेड नेशंस, और इन सभी दैट मीन्स कि 24 स्टेट्स आपस में मिलकर के एक डिक्लेरेशन इन्होंने किया कि अब हमें विश्व स्तर पर शांति की स्थापना करनी है। ओनली डिक्लेरेशन। जो इसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ वो था हमारा मॉस्को डिक्लेरेशन। मॉस्को डिक्लेरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इस मॉस्को डिक्लेरेशन, दैट मीन्स कि ये मॉस्को डिक्लेरेशन कब हुआ था? ये हुआ था 30 अक्टूबर 1943 को। एग्जैक्टली 30 अक्टूबर 1943 को। ये डिक्लेरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यूज किया गया था, या फिर सबसे पहले ये नीड बताई गई थी कि एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना है। दैट मीन्स कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी विश्व स्तर पर जिससे कि विश्व में शांति की स्थापना का काम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा सके। इसलिए मॉस्को डिक्लेरेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तेहरान डिक्लेरेशन हुआ। तेहरान डिक्लेरेशन में भी इन्हीं चीजों को दोहराया गया कि तेहरान डिक्लेरेशन में भी इन्हीं चीजों को दोहराया गया कि एक ऐसे विश्व स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो कि शांति व्यवस्था को बनाए और शांति व्यवस्था को बनाने के लिए एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर के काम कर सके। तेहरान में भी यही चीजें रिपीट की गई थी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944 को हुआ था। डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में भी इन सारे जो 24 मेंबर्स यहाँ हम लोगों ने देखा, वही 24 मेंबर्स और इसके अलावे भी अदर मेंबर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी मंजूरी जाहिर की या फिर अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसमें कि हम सभी यूनाइटेड होकर के खड़े हों। तो इसमें डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी चीजों को इस मीटिंग में बताया गया, कहा गया, चर्चा हुई, काफी इसमें भी डिस्कशन हुआ। लेकिन ये डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में यूएनओ के कितने ऑर्गन्स होंगे, कौन से प्रिंसिपल्स पर ये कैसे कैसे काम करेगा, ये अपना काम कैसे करेगा ये यूएनओ, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई थी डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस माना जाता है क्योंकि ये वो कॉन्फ्रेंस था जिसमें यूएनओ के ऑर्गन्स को डिसाइड किया गया था,
यूएनओ के फंक्शन को डिसाइड किया गया था। इसलिए डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ना भूलना। इसके बाद फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ। याल्टा कॉन्फ्रेंस में भी यही सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद मैं आऊंगी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। एग्जैक्टली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस था और ये कॉन्फ्रेंस चला था 25 अप्रैल 1945 से लेकर के 25 जून 1945 तक ये कॉन्फ्रेंस चला था। अब इस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, ये डिसाइड किया गया था कि जिस दिन और जिस समय 51 मेंबर्स इस चार्टर को, यूएनओ के चार्टर को सिग्निफाई कर देंगे। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो रखी गई थी 51। तो जिस दिन और जिस समय 51 मेंबर्स इसको सिग्निफाई कर देंगे, उसी समय ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये डिसाइड हो चुका था याल्टा कॉन्फ्रेंस में। अगर हम लोग सच में कहें तो ये जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ था, बेसिकली ये इसीलिए हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में ये जो 51 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाई। 51 मेंबर्स, मिनिमम 51 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। That's why हम कहते हैं कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब इस लास्ट कॉन्फ्रेंस में ये इम्पॉर्टेंट होगा मेंशन करना कि इस कॉन्फ्रेंस में चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका एंड रसिया एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बन करके आए, प्लस अदर जो मेंबर्स थे इंक्लूडिंग देम 51 मेंबर्स ने यूएनओ के चार्टर को सिग्निफाई किया और 24 अक्टूबर 1945 से यूएनओ अपने एग्जिस्टेंस में आया और अपना फंक्शन इसने शुरू किया। तो इस तरह से यूएनओ की स्थापना हुई। ओके, दैट्स इट।